सो वी विल कंटिन्यू जहाँ से हमारा रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग फिनोमिनाज हो रहे हैं वो क्यों हुए हैं, क्योंकि इंटरेक्शंस के कारण हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है ना। तो जो टिश्यू बनता है इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स होएंगे जो सेल में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ टिश्यू, वो प्रॉपर्टीज़ आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज। बट ये जो टिश्यू है वो अराइज़ कहाँ से हुआ है कि अगर टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ नहीं है सेल्स में, तो बट जो सेल है उसी से तो अराइज़ हुआ है टिश्यू। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि ये जो फिनोमिना हुआ है, ये फिनोमिना हुआ है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। हमें ये टिश्यू देखने को मिला है, और जो टिश्यू है इसके अंदर हमें एडवांस फीचर्स देखने को मिले हैं जो हमें सेल्स में नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसके पास अब एडवांस फीचर्स होएंगे जो टिश्यू के पास नहीं हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक लिविंग फिनोमिना है जो इंटरेक्शन से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये इन इंटरेक्शंस का रिजल्ट क्या है? एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ आर द रिजल्ट ऑफ दीज इंटरेक्शन। एमर्जेंट मतलब एडवांस, जो इन इंटरेक्शन से क्या रिजल्ट आ रहा है? एडवांस प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये डेफिनेशन कह सकते हैं दी हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन? देखिए, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। एक डीएनए जो है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़, अपने मल्टीपल रेप्लिकाज बनाता है। ये आपको सबको पता है। तो यही है सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी कॉपीज़ को क्रिएट करना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है, इवॉल्व करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी कैसे बनेगी, है ना, आईज का कलर क्या होगा, हर चीज़, स्किन का कलर क्या होगा, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उस सेल के डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। अब वो उसको कहीं और से पूछना तो नहीं पड़ेगा कि मुझे ऐसे ऐसे करनी है चीज़ें और कैसे कैसे मैं करूँ, ऐसा कुछ उसको करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब वो खुद से ही अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा। उसको किसी सेकंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद से ही अपनी कॉपीज़ बनाएगा, खुद से ही अपने आप को रेगुलेट करेगा, क्योंकि उसके पास खुद के पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ठीक है, एंड कैपेबल होते हैं टू रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्सटर्नल जो स्टिमुलस इनको मिलता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन से कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नाउ अब देखिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये यहाँ से 1.2 पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर आप इफ़ यू लुक अराउंड यू, आप बहुत सारी, आपको मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ये नहीं है कि सिंगल स्पीसीज़ हमारी वर्ल्ड में प्रेजेंट है। इतनी डाइवर्सिटी है कि आप कुछ आप अपनी आइज़ के थ्रू देख सकते हैं, कुछ आप नहीं देख सकते। वही बोला है कि लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इतनी डाइवर्सिटी है जिसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो भी मैं बोलूँगी उसको ध्यान से सुनो, और इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये लिखा हुआ है, इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। क्या बोल रहा है ये कि अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया, मान लो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया यहाँ इतने से इतना इंक्रीज़ कर दिया है, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करूँगी तो मेरे पास रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म मेरे पास प्रेजेंट है और यहाँ पे मुझे कुछ और अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, कि द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज़, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करूँगी, अगर मेरा एरिया अभी इतना था और मैंने इसको इतना इंक्रीज़ कर लिया, जितना जितना मैं अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करती रहूँगी उतनी उतनी मुझे वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ और ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे मुझे कुछ और टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो ये लाइन ये बोल रही है। तो इसको असर्शन एंड रीज़न के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशनल एरिया इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी में, रेंज में कह सकते हैं, या वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगा। गॉट इट? नाउ अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट यू आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन दिस, कि इन्होंने बताया है
इन नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हमें अपने वर्ल्ड में देखने को मिलती है। 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये नंबर याद रखना है। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अब अगर नहीं आता ना कुछ तो सिंपल क्या करना, जो भी वर्ड पूछा है उसको ब्रेक कर दो। बायो का मतलब लिविंग, या आप बोल सकते हो लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब हम बोल सकते हैं वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? बायोडाइवर्सिटी मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी, अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बायोडाइवर्सिटी, सो हम बोल सकते हैं लिविंग फॉर्म्स के अंदर जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है, जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मिलियंस ऑफ प्लांट्स है, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में है, देखने को मिलते हैं हर जगह पे। मतलब आपको अगर ये मान लो कोई ए प्लेस है, ये मान लो कोई बी प्लेस है, ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, यहाँ पे एक प्लांट की वैरायटी है, ठीक है। यही सेम प्लांट की वैरायटी इस एरिया में है, यहाँ पे कोई प्लांट की वैरायटी है और यही प्लांट की वैरायटी इस एरिया में है। इस एरिया में इस प्लांट को किसी और नाम से जाना जाता है और इस एरिया में ही सेम प्लांट को किसी और नाम से जाना जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वी नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, कि जो प्लांट्स एंड एनिमल है हर एरिया में उस एरिया के लोकल नेम के थ्रू उनको जाना जाता है। तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन द कंट्री भी वेरी करते हैं। सो इसके कारण ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न को ठीक करने के लिए हमें क्या स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग की ज़रूरत है, कि हमें एक ऐसे रूल्स सेट करने चाहिए जो हमें बताए कि अगर कोई स्पीसीज़ है तो हम उसको ऐसे ऐसे नेमिंग देंगे। तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए या स्टैंडर्डाइज नेम होना चाहिए, नेमिंग होनी चाहिए उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो ईजिली हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि ये प्लांट जो है इसका नाम ये है, और ये जो नेमिंग होएगी ये स्टैंडर्डाइज होएगी और सारी जगह इस प्लांट को उसी नाम से जाना चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नाम से जानने लगेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि हमने उस चीज़ को, मान लो ये प्लांट था, मैंने इसको नेमिंग कर दी है, मान लो मैंने इसको नेमिंग दे दी है कि ये जाना जाएगा इससे मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से। तो ये मैंने इसको इसका क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको नॉमेनक्लेचर कर दिया है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है नेमिंग करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। इतना समझे? अब देखिए, अगर हम किसी को नेम कर रहे हैं, अब हम किसी को नाम दे रहे हैं कि ये चीज़ इस नाम से जानी जाएगी, उससे पहले हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ जिसको हम नेमिंग करने जा रहे हैं, कि इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे कि बहुत सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड द प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर असाइन किया था जिसके थ्रू हम साइंटिफिक नेम दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अगर हमें प्लांट्स को नेमिंग करना है तो हम किस मेथड या किस प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के थ्रू उसको नेमिंग देंगे किसी भी प्लांट को? थ्रू इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो है ICBN, इसके थ्रू हम नेमिंग कर सकते हैं प्लांट्स को। एंड अगर ऐसे ही हमें सेम एनिमल्स की नेमिंग करनी है तो हम इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है उसके थ्रू एनिमल्स को नेमिंग कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो जब हम साइंटिफिक नेमिंग कर देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या इंश्योर कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको अब उस एक ही नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और वो कहीं पे भी चले जाओ, अगर हमने उसको साइंटिफिक नेमिंग कर दी है थ्रू किसी भी सेट ऑफ रूल्स के थ्रू, चाहे वो ICBN है, चाहे वो ICZN है, ठीक है, उसके थ्रू, जिसके भी थ्रू हमने नेमिंग करी है, अब उसको उसी के नेम के थ्रू जाना जाएगा। और इसके थ्रू क्या होएगा कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एबल द पीपल टू अराइव द सेम नेम। इससे जो पर्सन है वो अराइव कर पाएगा, इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक पर्सन जो है वो अराइव कर पाएगा सेम नेम के ऑर्गेनिज्म के पास। अब नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजिस्ट जो थे
उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, प्रिंसिपल था जो प्रोवाइड कराने का साइंटिफिक नेम टू दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि हर जो नेम है, ईच नेम हैज़ अ टू कॉम्पोनेंट। टू कॉम्पोनेंट मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये जो वर्ड है बाइनोमियल का मतलब है, बाय का मतलब टू, नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग, कि जो भी है जो हम नेमिंग कर रहे हैं वो टू कंपोनेंट जो है उसका यूज़ करके हम किसी को नेम कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से वो दो कंपोनेंट है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं किसी को भी नाम देने के लिए, हम सिर्फ दो कंपोनेंट का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। सबसे पहले तो जेनरिक नेम होएगा और सेकंड हम स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसका यूज़ करेंगे। तो ये जो सिस्टम है प्रोवाइड करने का नेम विद टू कंपोनेंट, इसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहेंगे। मान लीजिए ये कोई प्लांट है और इस प्लांट को मुझे नेमिंग देनी है, तो मैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसको नेमिंग दूंगी। मतलब मैं इसकी नेमिंग दो कंपोनेंट का यूज़ करके दूंगी। दो कंपोनेंट कौन से, कि मैं एक तो इसमें सबसे पहले जीनस एंड देन सेकंड क्या है, स्पीसीज़, ये दो चीज़ें मैं उसके नेम में ऐड करूँगी और इसी को कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था, दिस सिस्टम इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। जो कैरोलस लिनियस थे ना, उनका जो नाम था पहले वो था कैरल वॉन लिने। तो इन्होंने जब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया ना, तो इन्होंने सोचा मेरे नाम में अगर तीन वर्ड्स में मेरा नाम एक बनता है, तो इन्होंने जो दिया था वो तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था और उसमें इन्होंने बोला था कि भाई सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे किसी के भी नाम में। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके रखा था कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना नाम जो है वो तीन अक्षरों से चेंज करके दो अक्षरों पे ले आए थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि मैं अगर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दे रहा हूँ तो मैं अपने नाम में तीन अक्षर क्यों रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ अ मैंगो इज़ रिटन एज अ मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। इस मैग्नीफेरा इंडिका में ये जो मैग्नीफेरा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंडिका वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज़ को। हो गए दो कंपोनेंट किसी भी नाम के, एक जीनस और एक स्पीसीज़। ये कुछ रूल्स दे रखे हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल्स दे रखे हैं नॉमेनक्लेचर के, जिसके थ्रू हम नेमिंग करेंगे। ये इन्होंने बोला है कि अगर आपको नेमिंग करनी है किसी भी चीज़ की तो ये कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम बायोलॉजिकल नेमिंग कर रहे हैं तो हमें उसको जनरली लेटिन वर्ड में हम उसको लिखेंगे। अब लेटिन लैंग्वेज क्या है, लेटिन लैंग्वेज ही क्यों, हिंदी इंग्लिश ये यूज़ क्यों नहीं करी, ये लेटिन ही क्यों यूज़ करिए। कोई ना कोई, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपनी इंग्लिश यूज़ कर सकते थे, हिंदी यूज़ कर सकते, हमने वो छोड़ के लेटिन भाषा ही क्यों यूज़ करी अगर हमें बायोलॉजिकल नेम देने हैं, क्योंकि ये लेटिन जो भाषा है ये डेड लैंग्वेज है। और जब डेड लैंग्वेज होती है तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज है तो मतलब आपने अगर कोई चीज़ इसमें इस भाषा में लिख दी तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। बट ऐसे ही अगर हम इंग्लिश हिंदी ले लेते हैं, उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है लेटिन लैंग्वेज का यूज़ किया है बायोलॉजिकल नेम को लिखने के लिए। और हम इन बायोलॉजिकल नेम को जो है लेटिन में लिखेंगे और इटैलिक्स इटैलिक्स, यहाँ पे इटैलिक्स का मतलब है कि थोड़ा सा हम इनको टेढ़ा करके लिखेंगे, ठीक है। तो दे आर लेटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनको रिटन में लिख रहे हैं, अगर हम इनको रिटन लिख रहे हैं तो हम इनको अंडरलाइन करते हैं उस केस में, ठीक है। अब जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नेम रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। दोनों जो वर्ड्स होएगी बायोलॉजिकल नेम में वो अगर हैंड रिटन है तो वो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे। एंड फर्स्ट वर्ड जो होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल लेटर होएगा और स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होएगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये याद रखना है। अगर हमें ऑथर का नाम लिखना है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका यहाँ पे आप देख सकते हो, साथ में यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा है, तो ये जो ऑथर का नाम लिखा है बायोलॉजिकल नेम के बाद ये हमेशा आपको याद रखना है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। और जैसे हमने पढ़ा है कैरोलस लिनियस, ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो इसका ये नाम है वो यूज़ ना करके इसका जो ये सरनेम है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो जब भी हम मैग्नीफेरा इंडिका जो कोई भी आप स्पीसीज़ कोई भी आप नेम ले सकते हो बायोलॉजिकल नेम, उसके बाद जब हम उसके ऑथर का नाम लिखेंगे तो हम उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे और हम उसका जो लास्ट में जो उसमें सरनेम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कई बार सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इज बिकम वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो हमें इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब हम हर एक को बैठे के स्टडी कर लें, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल है स्टडी करना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो हम उनको
क्लासीफाई कर देते हैं कि अगर मान लो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मुझे मिला है तो मैं इसके कुछ फीचर्स को स्टडी करूँगी और उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करके उस कैटेगरी में रख दूँगी। तो वही बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। वही चीज़ मैंने आपको बोली है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कैटेगरी। मतलब जैसे मान लो ये कोई चीज़ है मुझे मिली है तो मैंने इसको क्या किया, इसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया कि भाई इसके कैरेक्टर ये है, ठीक है, इसके एक्सटर्नल ईयर्स है मान लेते हैं, इसकी हेयरी बॉडी है, मैंने इसके कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे तो मुझे पता लगा ये कैरेक्टर तो सेम मैमल्स में भी देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी पे हेयर्स, ये सारे कैरेक्टर्स तो एक मैमल के भी है, ठीक है। ये पता करने के बाद मेरे को ईजी हुआ, मैंने उसको मैमल्स की जो है कैटेगरी में रख दिया है। तो ये क्लासिफिकेशन कहती है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं कैटेगरीज में बेस्ड अपॉन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, और ये इससे क्या होता है, ईजी वे में हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला ऊपर कि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप कर रहे हैं कैटेगरीज में। तो ये जो कैटेगरीज होती है ना, कैटेगरी टर्म को हम टर्म के लिए हम एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं, टैक्सा, ठीक है, रैंक, ग्रुप, या फिर कहीं पे आपको ये यूनिट, कहीं पे अगर आपको ये कुछ वर्ड्स देखने को मिल जाए ना, टैक्सा, रैंक, ग्रुप, यूनिट, ये सारे वर्ड्स कैटेगरी के लिए यूज़ होते हैं। मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू कैटेगरी। या तो आप कैटेगरी वर्ड यूज़ कर लो या टैक्सा वर्ड यूज़ कर लो। तो वही बता रहे हैं कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, ये जो कैटेगरीज हमने बनाई है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स को देख कर उसको कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करना, तो वो जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को हम टैक्सा कहते हैं। बोला है कि बेस्ड ऑन अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन के, इस पूरे प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। ये जो हम कैटेगरीज में उनको बांट रहे हैं, ये पूरी क्लासिफिकेशन को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोनॉमी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी होती है ना, ये जो टैक्सोनॉमी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टडी है। टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी है ऑफ कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी है कैरेक्टर की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। अब देखिए, ये जो कैरेक्टर है, मान लीजिए हमने ये कोई, जैसे ऐसे कर लेते हैं, ये कोई हमने स्पीसीज़ बनाई, ठीक है। तो इस स्पीसीज़ को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो इस स्पीसीज़ को ऑब्ज़र्व करके मुझे इसके कुछ कैरेक्टर्स मैंने नोट डाउन करे कि इसके क्या क्या कैरेक्टर है। कि जैसे इसके 3 पेयर लेग्स है, ठीक है, इसके 3 पेयर लेग्स है, 3 पेयर लेग्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, जॉइंट अपेंडेजेस मुझे देखने को मिले, ठीक है। ये मैंने इसके कैरेक्टर नोट डाउन कर लिए। एक स्पीसीज़ मैंने देखी और मैंने उस स्पीसीज़ को देखने के बाद उसके कुछ कैरेक्टर्स को नोट डाउन करा कि ये स्पीसीज़ मुझे जो दिखी है ये इसके फीचर्स है, इसके कैरेक्टर्स है, ठीक है। जैसे इसकी जॉइंट अपेंडेजेस है, इसकी कंपाउंड आई है इसकी, ठीक है। इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से बना हुआ है, इसका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन से बना हुआ है। इन सबको मैंने करेक्टराइज़ करके, मतलब इनके जो करेक्टर देख के, इस स्पीसीज़ के मैंने करेक्टर्स जब देख लिए, फिर मैंने इसके करेक्टर को जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो मुझे ये सेम करेक्टर, मान लीजिए कि कॉकरोच जैसे इसके मुझे करेक्टर देखने को मिले, तो मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो कॉकरोच है, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो कॉकरोच है, ठीक है। फिर मैंने इसको उस अपनी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया। तो क्लासीफाई में मैंने इसको अलग अलग कैटेगरीज में पुट आउट कर दिया, जैसे कि किंगडम, ठीक है, फाइलम क्या है इसका, डिवीज़न कैसे, फाइलम, डिवीज़न, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है, इसकी क्लास, इसकी ऑर्डर, ऐसे मैंने उसको डिफरेंट टैक्सास के अंदर मैंने इसको रख दिया। जैसे किंगडम, मान लीजिए इसकी किंगडम एनिमिलिया किंगडम में मैंने इसको रख दिया। फिर उसके बाद मैंने इसकी फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा जो है उस फाइलम में मैंने इसको रख दिया। फिर क्लास जो है इसकी इंसेक्ट है, तो मैंने इसको ऐसे इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक
ठीक है। मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सास में रख दिया इनकी कैरेक्टर्स को देख के। यही डेफिनेशन, यही चीज़ जो मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, यही डेफिनेशन ऊपर भी यही बोल रही है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ने भी यही बोला था कि हम उनको कैटेगराइज करते हैं उनके करैक्टर के बेसिस पे। वही कर रहे हैं हम। पहले हमने उसके इस स्पीसीज के मैंने करैक्टर देखे, इसको आइडेंटिफाई किया कि ये करैक्टर तो भाई कॉकरोच के हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया। फिर क्लासीफाई करके मैंने इसको साइंटिफिक नेम दिया, इसका नॉमेनक्लेचर किया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसको मैंने कोई भी, मान लो इसका ये कोई जीनस एक्स है और इसको स्पीसीज, इसकी वाई स्पीसीज, ऐसे करके मैंने इसको नाम दे दिया। तो ये जो है इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने क्या कहा है? टैक्सोनॉमी कहा है। गॉट इट? ये प्रोसेस जो है जिसके थ्रू हम करेक्टराइज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। और जो इसके अंदर एक एक कैटेगरीज में हम उसको क्लासीफाई करके रख रहे हैं, उन कैटेगरीज को हम टैक्सा कहेंगे। गॉट इट? ये थी कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। एक ना यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये लाइन थोड़ी ध्यान से देखिए। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की? ये कहते हैं यहाँ पे 1 2 जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी थी उसकी डेफिनेशन में 1 2 3 4 आई थिंक सही है, हाँ। ये कुछ 4 जो है 4 चीज़ों के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी क्या कहती है कि टैक्सोनॉमी क्या है। ये कहती है टैक्सोनॉमी जो है वो 5 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। 5 पिलर कौन से हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे कि मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि एनाटॉमी, देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो है ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बोलते हैं कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी इन 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। 5 चीज़ें तो कौन कौन सी है? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना, ये एसेंशियल है फॉर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, बट वहीं पे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी ना, जो पहले हम क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड थी। मतलब मान लीजिए जो चीज़ें हम यूज़ करते थे, जैसे फूड है, क्लॉथ है, तो अब फूड में हम अलग अलग चीज़ें खाते थे, तो जो खाने वाली चीज़ें हैं फिर हम उनको फूड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते थे। जो पहनने वाली चीज़ें हैं उनको हम क्लासीफाई उनके पहनने के अकॉर्डिंग कर देते थे। तो ऐसे हम जो जो यूज़ करते थे उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते थे पहले, ठीक है। यूजेस के बेसिस पे पहले क्लासिफिकेशन हुआ करती थी। अब एक और टर्म देखिए, ये है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक, हमने ये टर्म समझी है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के अलावा ये कौन सी टर्म आ गई है भाई? सिस्टमैटिक। चलो देखते हैं क्या है ये, ठीक है। अब जो वर्ड है, द वर्ड सिस्टमैटिक इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो लोग थे ना, जो ह्यूमन बींग्स थे, दे वर नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ये भी चाहते थे कि उनको जो उन ऑर्गेनिजम्स जो पता लगा रहे हैं, तो उनको साथ में उनका रिलेशनशिप भी पता चले, अपने साथ क्या रिलेशन है उनका, ठीक है, वो भी पता चले। तो मतलब जो सिस्टमैटिक्स है ना, तो सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक्स में हम टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन दोनों की स्टडी को करते हैं। कि टैक्सोनॉमी तो मैंने आपको बताई है, टैक्सोनॉमी में तो वही सेम करैक्टर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तो हम कर ही रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, बट साथ और साथ हम उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो कंडीशन जो है वो सिस्टमैटिक्स कहलाती है। और सिस्टमैटिक ब्रॉडर ब्रांच है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना या हाईलाइट कर लेना कि जो सिस्टमैटिक्स है या जो टैक्सोनॉमी है, इन दोनों में से ब्रॉडर ब्रांच क्या है? तो इनमें से जो सिस्टमैटिक्स है वो ब्रॉडर ब्रांच है ऑफ टैक्सोनॉमी, ब्रॉडर ब्रांच है ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसमें टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी काउंट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और जो लिनेनस थे उन्होंने सिस्टेमा नेचुराe जो है ये टाइटल यूज़ किया था अपनी पब्लिकेशन के लिए।
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक्स है वो टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इतना समझे। अब हम कवर करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन जो होती है, जैसे कि हम किंगडम, फाइलम या डिवीज़न जो है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। कहीं पे मैंने आपको इसकी जगह यहाँ पे कहीं मुझे याद आ रहा है कि मैंने जीन करके कुछ लिखवाया था, वो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, वो गलती से लिखा गया था, यहाँ पे जीनस लिखा था। कहाँ पे हमने वो लिखा था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर था, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया था, इसको हमें जीनस, ठीक है, ऐसे लिखना था। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि मैंने आपको क्या बोला, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन होती है इसमें ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं है। इस क्लासिफिकेशन में हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम कोई चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रही हूँ तो मैं उसको एक सिंगल स्टेप प्रोसेस से क्लासीफाई नहीं कर रही हूँ, अलग अलग बेसिस के थ्रू मैं उसको क्लासीफाई कर रही हूँ। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स, और हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है, और इसमें से जो हर स्टेप होगा, हर जो स्टेप होगा, ईच स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच स्टेप जो है क्लासिफिकेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को। ये याद रखना कि क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, और उस क्लासिफिकेशन में जो बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो जो हर स्टेप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ रैंक और अ कैटेगरी। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया था, या तो वो कैटेगरी टर्म यूज़ करेगा या वो रैंक टर्म यूज़ करेगा, या आपको पता होना चाहिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को हमने क्या कहा है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखिए ये जितनी भी कैटेगरीज है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, जितनी भी ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरीज है ये सारी मिलके कैटेगरीज क्या क्रिएट कर रही है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्रिएट कर रही है। ठीक है, हर कैटेगरी को हम रेफ़र कर रहे हैं एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी को रेफ़र किया जा रहा है एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसीलिए हम इसको कॉमनली टर्म करते हैं एज अ टेक्सोन। और हम कह सकते हैं टेक्सोन के लिए हम और क्या बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। टेक्सोन क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्यूपाई कर रहा है ए पर्टिकुलर कैटेगरी को, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है उसको भी हम टेक्सोन कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि क्लास मेमेलिया। ठीक है, इतना याद रखना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो समझ ही नहीं आती है वो क्या है, देखो, दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है या जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये क्या चीज़ है, ये क्या लाइन लिख दी है, ये नहीं समझ में आएगी किसी को भी। तो ये क्या बोल रहे हैं, वो देखो, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही नहीं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेग्रीगेट करेंगे, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्रीगेट नहीं करेंगे, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। हम इसके अंदर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को कंसीडर करेंगे। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्रीगेट करना है तो हम उसको कंसीडर करेंगे डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़, जैसे कि एनाटॉमिकल फीचर्स जो है वो उसके नोट डाउन करेंगे, उसके बायोकेमिकल जो भी रिएक्शंस है, मॉर्फोलॉजी हो गई, तो काफ़ी सारे फीचर्स को जो है हम कंसीडर करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्रीगेट करने के लिए, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर देंगे और कैटेगराइज कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसके लिए डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। अब आगे देखिए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या आता है, जैसे कि किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीज़न। अब आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये फाइलम वर्ड को हम किसके लिए यूज़ करते हैं और डिवीज़न किसके लिए यूज़ करते हैं। क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये जो है ये सारी हमारी क्या है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है। सबसे ऊपर क्या है, किंगडम है, सबसे नीचे क्या है, स्पीसीज है, बीच में आप याद रखिए ये कॉफ है। तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, COF, कॉफ कह सकते हैं, कॉफ। तो C फॉर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और ये बजट जो है ये तो पता ही है, सबसे पहले जीनस आता है, स्पीसीज आता है। और अगर मैं आपको बोलूँ ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, और इन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में अगर मुझे टैक्सोन को फिट करना हो, टैक्सोन क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऑक्यूपाई करेंगे इन पर्टिकुलर कैटेगरीज को, वो टैक्सोन है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं किंगडम, हम मान लेते हैं एनिमिलिया, ठीक है, किंगडम क्या है, एनिमिलिया है। फाइलम मान लेते हैं कॉर्डेटा, क्लास मान लेते हैं मैमेलिया, ऑर्डर मान लेते हैं प्राइमेटा, फैमिली इज होमिनिटी, जीनस इज होमोसेपियन, होमो, एंड स्पीसीज इज सेपियन। तो ये मैंने आपको क्या बोला, ये क्या थी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन के हर स्टेप को हमने क्या कहा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा है। इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अगर हम सारी कैटेगरीज को जो हमने ये कैटेगरीज बनाई है ना, अगर हम इनको कॉन्स्टिट्यूट कर दे सबको, तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाएगी। अगर मैंने इन कैटेगरीज के अंदर किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ऑक्यूपाई करा दिया है, मान लो किंगडम के अंदर मैंने एनिमिलिया को बिठा दिया है, फाइलम के अंदर कॉर्डेटा बिठा दिया है, क्लास के अंदर मैमिलिया बिठा दिया है, ऑर्डर के अंदर प्राइमेट बिठा दिए, फैमिली में होमिनिडी बिठा दिया, जीनस इज होमो, एंड स्पीसीज जो स्पीसीज है वो सेपियन है। अगर मैंने ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ऑक्यूपाई कर दिया है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्सोन कहलाएगा। आई थिंक अब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोन के बीच में डिफरेंस। अब देखिए स्पीसीज क्या है। देखिए स्पीसीज जो होती है, क्या है स्पीसीज, ये ग्रुप है। स्पीसीज क्या है, ग्रुप होता है ऑफ क्लोजली रिलेटेड, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रुप को, और जो कैपेबल होते हैं ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कैपेबल होते हैं ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनको हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज अगर आपसे कोई पूछे बट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म स्पीसीज, तो आप क्या बोलोगे, स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, और एक इंटरब्रीडिंग करके जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्पीसीज कहेंगे। और जो स्पीसीज होती है वो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को शो करती है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को शो करती है। कि जो स्पीसीज है ना वो लोवेस्ट कैटेगरी में आती है। हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरी देखी है, ठीक है, तो उसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में ये जो स्पीसीज है वो आती है। देखिए अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे जीनस। जो जीनस है वो कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। अब ये लाइन क्या बोल रही है वो ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे ये दो हमने, ये जीनस जो है ये जीनस ए है और ये जीनस बी है। इस जीनस में ये 3 स्पीसीज़ है, इस जीनस में ये कुछ 2 स्पीसीज़ है। तो आप मुझे बताइए क्या इस जीनस की जो ये इसी में जो ये स्पीसीज़ है, इस जीनस की स्पीसीज़ ये क्या आपस में सिमिलर होएगी, क्या ये जो जीनस ए की स्पीसीज़ है कि जीनस बी की स्पीसीज़ के साथ ज़्यादा सिमिलर होएगी। तो हमें पता है कि जो जीनस ए की खुद की स्पीसीज़ है वो ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो करेगी अपने साथ एज़ कम्पेयर टू जीनस बी की स्पीसीज़। जीनस बी की स्पीसीज़ जो है वो खुद के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करेगी एज़ कम्पेयर टू जीनस ए, ठीक है। तो यही लाइन भी यही बोल रही है कि जो जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ अ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन होएगी एंड कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, यही बोल रही है लाइन। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, सारे ये जो तीनों स्पीसीज़ है बिलोंग करती है कौन से जीनस से, सोलेनम से। और एक जीनस हम ले लेते हैं पैंथेरा, लियो एंड लेपर्ड, टाइगर, ये तीनों जो है ये अलग स्पीसीज़ के हैं और इनका जीनस क्या है, पैंथेरा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं कि अपने साथ ही सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। तो ये जो है ये अपना जो करैक्टर जो सिमिलर शो कर रहे हैं वो खुद के साथ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैमिली। अब देखिए फैमिली में क्या होता है कि फैमिली जो है,
तो देखिए जो फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मतलब अब क्या होएगा कि काफ़ी सारे जीनस जो है वो मिलके फैमिली क्रिएट करेंगे। बट अब यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट होगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ हमें कम होती दिखेगी एज़ कम्पेयर टू जो हमें सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा जो शो हो रही थी जीनस और स्पीसीज़ में। वो जैसे जैसे आप फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम ऐसे इसकी तरफ मूव करोगे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ हमें कम देखने को मिलेगी। क्यों कम देखने को मिलेगी? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है अब साथ में हम इनको कंबाइन एक उसमें काउंट करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे तो सिंगल स्पीसीज़ को हम काउंट कर रहे थे, फिर यहाँ पे हम जीनस के अंदर क्या है, ठीक है, जीनस पे भी हम ऐसे ही सिंगली हम उसको काउंट कर रहे थे, सिमिलैरिटीज़ भी शो हो रही थी। बट यहाँ पे अब क्या होगा कि काफ़ी सारी यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे जीनस मिलके फैमिली बना रहे हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज़ मिलकर जैसे जीनस बना रही थी। तो जैसे जैसे हम ग्रुपिंग होती रहेगी वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ भी हमें कम शो होती रहेगी। जो फैमिलीज़ होती है, अगर हमें फैमिली को करेक्टराइज करना है तो हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ के बेसिस पे हम उनको करेक्टराइज करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सोलेनम है, पिट्यूनिया है, गतूरा है, इनको हम इकट्ठे किस फैमिली में डाल देते हैं? सोलेनेसी में डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या थे? जेनरा थे। अब तीनों जेनरास को हमने कंबाइन करके ठीक है एक सिंगल फैमिली सोलेनेसी में डाल दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ जेनरास जो है वो हमने एक फैमिली में डाल दिए। तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ भी थी इन तीनों, ठीक है, जो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ भी थी वो भी यहाँ पे हमें कम होती दिख रही है। एक चीज़ याद रखिए, जो फेलिडी फैमिली होती है वो कैट्स की होती है और डॉग की फैमिली ये होती है कैनिडी। ठीक है, ये जो फैमिली है डॉग की अलग होती है और कैट्स की अलग होती है। कभी सोचो कि डॉग एंड कैट्स आर सिमिलर तो उनकी फैमिली भी सेम होगी, नहीं, अलग है फैमिली, तो ये ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर को देखते हैं क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बोलते हुए देखोगे, यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि जैसे आपने ऊपर क्या देखा है कि स्पीसीज़ में जीनस, फैमिली, तीन चीज़ें पढ़ के आए हैं। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ठीक है, बेस थे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे। अब ऑर्डर पे क्या होएगा? ऑर्डर पे क्या होएगा? जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिकली बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। कि जो ऑर्डर है या जितनी भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होएगी वो आगे बेस्ड होएगी एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर में। मैंने वही बोला है कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म अब इकट्ठे आते रहेंगे। यहाँ पे हम सिंगली काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम स्पीसीज़ को अलग काउंट कर रहे थे कि जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज से मिलकर जीनस बना था, ग्रुप ऑफ जीनस से मिलकर फैमिली बनी है। तो जैसे जैसे अब ग्रुप्स इकट्ठा होते रहेंगे तो ग्रुप एग्रीगेट होते रहेंगे, उनके कैरेक्टर्स एग्रीगेट होते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म बैठी है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म था, यहाँ पे एक जीनस था। ठीक है, तो काफ़ी सारे काफ़ी सारे जीनस मिलकर जो फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन ही तो हो रहा है। जो कैरेक्टर उस जीनस के थे वो काफ़ी सारे जीनस के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? हमने उन कैरेक्टर वाले जीनस को एक फैमिली में डाल दिया, एक फैमिली में डाल दिया कि जो ये कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं वो इस फैमिली में आएगी। तो क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स को एग्रीगेट कर दिया। तो ऐसे ही हम ऊपर ऑर्डर में भी जाएंगे, ऐसे ही क्लास में भी जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे कैरेक्टर्स भी एग्रीगेट होते रहेंगे। अब देखिए जो प्लांट फैमिलीज है जैसे कि कॉन्वोल्यूएसी, सोलेनेसी, इन दोनों फैमिलीज़ को अब मैंने कौन से ऑर्डर में डाल दिया? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लास। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमने मान लो ऑर्डर एक प्राइमेटा ऑर्डर था, उस प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर आते थे मंकी, गोरिल्ला, गिबोन्स। ये तीन जो थे एक ऑर्डर में आते थे। इन तीनों को मंकी को, गोरिल्ला को, गिबोन, इन तीनों को हमने एक ऑर्डर में रख दिया प्राइमेटा। अब इस ऑर्डर को भी हमने एक अलग से क्लास में रख दिया जिसको हम कहते हैं मैमेलिया। ठीक है, तो वही है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को साथ लेकर आ रहे हैं। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो है वो कम होती जा रही है, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। ठीक है, अब आता है फाइलम। अब देखिए जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। अब इनकी कॉमन फीचर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड है, डॉट्स और होलो न्यूरल सिस्टम है। तो इनको हमने किस फाइलम के अंदर इंक्लूड कर दिया? कोर्डेटा के अंदर रख दिया सबको। तो फाइलम हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स और जो रीजन वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं फॉर प्लांट्स। ठीक है, अब आता है किंगडम। तो किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। अब सबसे जितनी हाईएस्ट कैटेगरी है तो उतने हमें एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जितने भी अब फाइलाज होएंगे उनको हम असाइन कर देंगे टू द हाईएस्ट कैटेगरी। मतलब ग्रुप ऑफ फाइलम या डिविजन्स मिलकर क्या क्रिएट कर रहे हैं? किंगडम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो किंगडम प्लांटें हैं उसमें वो क्या कंप्राइज करती है? सारे प्लांट्स को। अब ये लाइन ना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे ही हम स्पीसीज टू किंगडम हायर मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको वही चीज़ समझाई है और वही चीज़ ये बोल रहे हैं क्योंकि एग्रीगेशन हो रहा है कैरेक्टर्स का। ठीक है,
जितना लोअर होएगा टैक्सा उतना ही ज़्यादा मोर द करेक्टरिस्टिक दैट अ मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर। ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इसका मतलब भी पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, कैसे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, थोड़ा सा याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के साथ दिया हुआ है। जैसे मैन है तो उसको बायोलॉजिकल नेम हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियन। ठीक है, तो इसमें होमो में अगर मैं बोलूँ होमो सेपियन में, अब इसमें जीनस कौन सा है तो होमो है, स्पीसीज कौन सी तो सेपियन है। कौन सी फैमिली में रखेंगे, होमो सेपियन है, तो फैमिली कैसे याद रखेंगे, जीनस क्या है, होमो, होमो से ही बनी है इसकी फैमिली, होमिनिडी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब हमें पता है अब फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर, फिर क्लास और फिर फाइलम एंड डिवीज़न। तो अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोडेटा, मैमल्स को इनको कोडेटा वाली फाइलम में रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इनको कहाँ पे कौन सी डिवीज़न में रखेंगे ये भी याद रहेगा कि कोडेटा है क्योंकि नोटोकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट है। और क्लास कौन सी होगी, मैमल। और बचा सिर्फ ऑर्डर, तो क्या याद रखना है, प्राइमेटा। तो ये ईजिली याद हो जाएगा कि होमो सेपियंस है और जीनस जो है वो क्या है, होमो है, स्पीसीज क्या है, सेपियन है। फैमिली कौन सी होगी, होमिनिडी। ऑर्डर कौन सा होएगा, प्राइमेटा। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसलिए इसको फाइलम हमने फाइलम कोडेटा में रखा है। और क्लास कौन सी रहेगी, मैमेलिया। तो ये तो बहुत ईजी है, याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैंगो का देखते हैं। तो मैंगो को हम कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम। इसमें मैग्नीफेरा जो है वो क्या है, जीनस है। अब इसकी फैमिली ऑर्डर क्लास और फाइलम कैसे याद रखनी है वो देखिए। अब एंजियोस्पर्म, इसको देखिए यहाँ पे फाइलम, पहले हम फाइलम और डिवीज़न देख लेते हैं। तो फाइलम और डिवीज़न एंजियोस्पर्म याद रखना है, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, मैंगो का जब आप मैंगो का वो फ्रूट खाते हो तो उसके जो ट्री होता है तो उसमें हमें फ्लावर्स वगैरह देखने को मिलते ही है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, एंजियोस्पर्मी कैटेगरी में डालते हैं। तो ऐसे याद रखूँ, तो इसकी जो फाइलम रहेगी वो क्या रहेगी, एंजियोस्पर्मी। अब ये क्या है, मतलब कौन सी क्लास में रखेंगे इसको हम, डाइकोटिलिडेंस। ठीक है, तो इनको कौन सी क्लास में रखेंगे, डाइकोटिलिडेन। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई याद, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा, फाइलम डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, और क्लास रहेगी डाइकोटिलिडेन। फिर बचा है फैमिली और ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या याद रखेंगे इसके, सेफिनडेल्स। और फैमिली क्या याद रखनी है, एनार्केडेसी। ठीक है, एनार्केडेसी। तो ये याद रखना है। इसको ना क्या करोगे, जो ये टेबल है ना, इसको एक रफ़ कॉपी में पहले एक बार याद कर लो, फिर उसको रफ़ कॉपी लेके उसको एक बार खुद से ही बना के देखना कि इसकी फैमिली क्या है। 2-3 बार बनाओगे तो वो आराम से याद हो जाएगा। अब देखो, हाउस फ्लाई होती है, उसको हम कहते हैं विस्का डोमेस्टिका, जो इसका जीनस है विस्का है। और इसकी जो ये फैमिली है विस्केडी है। एंड फिर क्या बचा, अब देखो, विस्का डोमेस्टिका, फैमिली इज़ विस्केडी। ये तो ईजी है या ईजिली याद रहेगा क्योंकि जीनस से ही फैमिली का हम इस जो नाम है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बचा फाइलम और डिवीज़न। फाइलम और डिवीज़न में हम इसको आर्थ्रोपोडा में रखेंगे, आर्थ्रोपोडा के अंदर हम इस हाउस फ्लाई को रखेंगे। नेक्स्ट है क्लास ऑर्डर। अब देखिए, ऑर्डर हम इसमें डाइपिथेरा रखेंगे और अब हाउस फ्लाई है तो इंसेक्ट है टाइप से, तो हम इसको इंसेक्टा क्लास में रखेंगे। ये दो तो ईजी याद रहेंगे, डाइपिथेरा इसको डेली रिवाइज करके आपको ईजी याद हो जाएगा। बीट जो है क्रिटिकम एस्टिकम है, जीनस क्रिटिकम है। अब ये भी एंजियोस्पर्मी है जो फाइलम एंड डिवीज़न है, ये मोनोकोट है। मैंगो डाइकोट था, बीट हमें याद रखना है ये मोनोकोट है। अब फैमिली क्या है इसकी, पोएसी, और ऑर्डर क्या है, पोएल्स। तो इसको आप क्या करोगे, वही मैंने आपको बोला याद करने का एक ही वे है। इसको एक बार जल्दी से गो थ्रू करके इसको रफ पेज पे बुक्स वगैरह बंद करके ड्रो 3-4 बार कर लो, हो जाएगा याद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखो, एड का मतलब क्या है, यहाँ पे एड क्या होती है, जो चीज़ हमें समझने में, आइडेंटिफिकेशन में, जो चीज़ हमें समझने के अंदर या आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प कर रही है कैटेगरीज को समझने में, तो वो चीज़ कहलाती है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो एड्स का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करवा रही है। और जो है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी आपको पता है क्या है, ठीक है, वो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी क्या है। जैसे मान लो आपने ना कोई प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, आप उसको ढूंढने के लिए निकले। अब आपको ये नहीं पता कि वो पहले से ही आइडेंटिफाइड है प्लांट। आप जो प्लांट आइडेंटिफाई करने गए हो या जो आपने आइडेंटिफाई किया है, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो पहले से आइडेंटिफाइड है या नहीं है। तो जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होती है ना, ये चीज़ हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि क्या जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई की है वो पहले से आइडेंटिफाइड है या नहीं। क्योंकि क्या करोगे आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, जिसने वो पहले की है नाम तो उसी का रहेगा कि भाई इस पर्सन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है और फर्स्ट टाइम इसने किया है, सेकंड टाइम जो मर्जी करे, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पता, ये सारी चीज़ें जो भी है ये हमें थ्रू टैक्सोनॉमिकल एड्स पता लगती है। अब देखिए, हमें बोला है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है काफ़ी सारी स्पीसीज़ की, लाइक प्लांट्स की, एनिमल्स की, जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं तो इनकी जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है ये यूज़फुल रहती है एग्रीकल्चर के केसेस में, फॉरेस्ट्री के, इंडस्ट्रीज़ के। तो हम जब टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं ये
यूज़फुल है, यूज़फुल है इन मैनी केसेस, लाइक इन एग्रीकल्चर, इन फॉरेस्ट्री, इन इंडस्ट्री। सो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए यहाँ पर जो लिखी है। अब जब हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, वो ये तो चाहेगी कि भाई उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, है ना। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या चाहिए हमें, इंटेंसिव लेबोरेटरीज, फील्ड स्टडीज़। जो भी कलेक्शन होता है फैक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज़ एसेंशियल। मतलब जो भी स्पेसिमेंट्स है, प्लांट है या एनिमल है, इनका जो भी स्पेसिमेन होएगा इन स्पीसीज़ का, वो जरूरी है, एसेंशियल है एंड इज़ अ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब अगर मुझे कोई चीज़ की स्टडी करनी है तो मेरे पास उसका कोई ना कोई तो प्राइम सोर्स होना चाहिए। मेरे पास या तो कोई प्लांट है, जैसे तो प्लांट एज अ स्पेसिमेन मेरे पास होना चाहिए अगर मुझे टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है। तो प्राइम सोर्स क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडी करने का, मेरे पास उसका स्पेसिमेन प्रेजेंट है, उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर लेबोरेटरीज है। तो टैक्सोनॉमिक एड्स हमें हेल्प करती है चीज़ें पता करने में कि क्या चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली है, क्या चीज़ रहती है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और हम इसको जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है इनका हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कभी फ्यूचर में कोई चीज़ स्टडी करनी हो। अब देखो बहुत टाइप की टैक्सोनॉमिकल एड्स होती है, क्या कौन कौन सी वो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, जैसे कि हर्बेरियम हम पढ़ेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स हम देखेंगे, म्यूजियम्स होते हैं, की होती है, फ्लोरा होता है, मैनुअल्स होते हैं, मोनोग्राफी, सारे क्या है टैक्सोनॉमिक एड्स है। तो हम इनको वन बाय वन कवर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहे हैं इनके बारे में। जैसे हर्बेरियम है, हर्बेरियम तो सबको पता है क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं। हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है जिसमें हम प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। कैसे प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो ड्राई करके ना, सबसे पहले हमने मानो प्लांट लिया, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले हम ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर उसको हम एक शीट्स होती है उसमें प्रिजर्व कर लेते हैं। तो और फिर उसको जो प्रिजर्व करके एज अ हर्बेरियम, एज अ स्टोर हाउस एक उसमें कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। ये जो भी शीट्स होती है इनको हम स्टोर करते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको फिर हम प्रिजर्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कोई स्पेसिमन जो है आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको ड्राई कर लिया एंड प्रेस कर लिया और उसको एक शीट पे मैंने जो है प्रिजर्व कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जिस शीट पे हम उसको प्रिजर्व करेंगे उस शीट पे हम उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं कि एज अ फ्यूचर अगर हमें कभी उसको स्टडी करना पड़े तो हमारे पास उसकी सारी डिटेल हो कि भाई उसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोला है। तो ये जो शीट होएगी, जो शीट हर्बेरियम शीट होएगी, वो क्या क्या कैरी करेगी, वो कैरी करेगी डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि किस दिन किस प्लेस से हमने इस चीज़ को कलेक्ट किया है, इसका इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली कलेक्टर का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उस शीट पे लिखी जाएगी ताकि वो इन फ्यूचर वो ईजी हो समझना कि इसका क्या नाम है, किसने इसको कलेक्ट किया, किस डेट पे। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में लिख दी जाएगी हर्बेरियम शीट पे। और हम इसको एक एज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम भी मानते हैं इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। तो ये था हर्बेरियम जो एक टैक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं लिविंग प्लांट्स को फॉर ए रेफरेंस। तो बोटेनिकल गार्डन्स आप कॉलेजेस में भी देखते होंगे, एक अलग से बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है, एज अ रेफरेंस हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब तो वो क्या कहलाते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन को हम एक एक्सी2 कंजर्वेशन के कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको एज अ आइडेंटिफिकेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं। और हर जो प्लांट होएगा उसके साइड में एक बोटेनिकल नेम हो या उसका जो भी साइंटिफिक नेम है उसकी फैमिली के साथ हम उसके साइड में लगा देते हैं कि भाई ये जो प्लांट है बोटेनिकल गार्डन में ये इसका नाम है और ये इसकी फैमिली है। और ये जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए, जो भी मैं आपको टिक करा रही हूँ। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन जो सबसे फेमस इंग्लैंड है, इंग्लैंड पे क्यू नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक फेमस बोटेनिकल गार्डन है, वो याद रखना। एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर, और एक है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर। ये तीन जो है आपको याद रखने हैं, बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इन इंडिया एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। अब थर्ड हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड आती है, वो क्या है, म्यूजियम्स। हमारे म्यूजियम्स, अब एक चीज़ देखिए, एक टर्म होगी म्यूजियम और एक टर्म होगी की। जो म्यूजियम और की है ना, दोनों के अंदर प्लांट को भी और एक एनिमल दोनों को ही प्रिजर्व किया जाता है। मतलब जो बोटेनिकल गार्डन है वो देखो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए बने हैं, ऐसे जोलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए बने हैं। पर जो म्यूजियम है या की है ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इनको हम जनरली सेटअप करते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज इन स्कूल्स कॉलेजेस में हम इनको सेटअप करते हैं। इसमें हम कलेक्शन करते हैं प्रिजर्व, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कलेक्शन होती है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल दोनों, ठीक है। एनिमल की भी और प्लांट दोनों स्पेसिमेंट्स की इसमें कलेक्शन हम करते हैं और फॉर स्टडी के लिए एंड फॉर रेफरेंस के लिए।
और जो भी स्पेसिमेंस होते हैं इनको हम प्रिजर्व करते हैं इन कंटेनर्स और जार्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के साथ, ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे इनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जाता है। तो ये है म्यूजियम। नाउ नेक्स्ट इज ज़ूलॉजिकल पार्क। इसके नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं इनको कैप्ट किया जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर अंडर ह्यूमन केयर। तो इसमें एक ऐसा ज़ूलॉजिकल पार्क वो पार्क है जिसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, और उनको जो है प्रॉपर फूड सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है। तो ज़ूलॉजिकल पार्क इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ की। व्हाट इज़ की? जो की है वो भी देखिए मैंने आपको बताया था, म्यूजियम एंड की इज़ ऑल्सो अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है जो हम यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये जो की होती है ना, लिखा है कि जो की है ना वो हमें मतलब बेस्ड होती है दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है की। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई दो एक्स और ये दो एक चीज़ वाई है, कोई भी चीज़ है एक एक्स एंड वाई। तो अभी मुझे अब मैंने कंसीडर किया कि मुझे ना ड्राई स्किन चाहिए। तो ड्राई स्किन जो है वो मान लीजिए एक्स की है, ठीक है, येस हो गया, ये मुझे मिल गया, और ये है नो, ठीक है। फिर सेकंड मुझे चाहिए कि जो है उसके ऑपोजिट थम्स होने चाहिए, बाई पिडल होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़, ये दो फीचर्स इसमें देखने को मिले, फिर से मुझे एक्स में देखने को मिले, तो ये दोनों चीज़ें येस होगी। ये फिर ये जो है ये नो हो गया कि भाई इसमें ये करैक्टर नहीं मिले मुझे। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास ये दो चीज़ें जो थी क्या थे, दो कंट्रास्टिंग करैक्टर थे इन पेयर, जिसको हमने क्या कहा, कपलेट कहा, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो जो चॉइस है उसमें से क्या रिजल्ट आएगा, एक तो एक्सेप्टेंस का रिजल्ट आएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, या तो मेरे पास एक ये चीज़ ही एक्सेप्ट होएगी और दूसरी क्या होएगी, रिजेक्ट होएगी। तो और जो हर स्टेटमेंट होएगी की के अंदर, जो भी हर स्टेटमेंट होएगी उसको हम लीड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है की के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें अभी ध्यान रखना है फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, इन चारों में क्या डिफरेंस है ये हमें कवर करना है। देखिए जो फ्लोरा टर्म होती है ना, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। और जो फ्लोरा टर्म होती है ये हम एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और जो फ्लोरा टर्म होती है ये हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। फ्लोरा को ऐसे याद रख लो कि फ्लावर्स वगैरह, ठीक है, तो प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए मैनुअल्स। तो मैनुअल्स जो होते हैं दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। तो बेसिकली द मैनुअल्स जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज़ मोनोग्राफ। व्हाट इज़ मोनो मतलब वन, ठीक है। तो इससे क्या है कि मोनोग्राफ्स जो होते हैं वो किसी भी एक टेक्सोन को जैसे कि किसी भी एक टेक्सोन, जैसे कि कोई भी क्लास हो गई या कोई ऑर्डर हो गया, इनमें से कोई एक चीज़, ठीक है, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है किसी भी एक टेक्सोन के बारे में, वो मोनोग्राफ हुआ। फ्लोरा का मतलब कोई प्लांट्स है। मैनुअल्स जो होते हैं ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेम ऑफ द स्पीसीज। एंड जो टेक्सोन्स होते हैं ये किसी भी क्लास, ऑर्डर या कोई भी एक चीज़ के बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन जो कंटेन करते हैं वो मोनोग्राफ होते हैं। और कैटालॉग्स जो होते हैं, कैटालॉग किसको कहेंगे, जो अल्फ़ाबेटिक लिस्ट होती है ना, अल्फ़ाबेटिक की एक लिस्ट होती है स्पीसीज़ की, उनको उनसे मिलकर जो बनता है वो कैटालॉग बनता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटालॉग्स के बारे में। सो इससे हमारा ये जो चैप्टर है हमने अच्छे से थॉरोली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करी है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और तो कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।